हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम परसेंटेजेस और प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर चुके हैं। परसेंटेजेस क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल पे कवर हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे कवर हुआ था। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, एप्ट्रिक्स और क्यूमैथ्स दोनों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दिए हुए हैं ताकि आप पूरे कोर्स को प्रॉपरली फॉलो कर पाएं। तो आज हम रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप एंड एजेस की शुरुआत कर रहे हैं। प्राइमरली जो क्वेश्चंस होंगे वो रेशियो बेस्ड ही होंगे। तो आज देखते हैं हमारे सामने क्या क्वेश्चंस हैं, और इस टॉपिक में मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है एप्ट्रिक्स ई क्लासेस करके, और उसमें आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेशियो में देखिए, रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो रेशियो का यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है जब डेटा आपको रेशियो के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, रेशियो को कैलकुलेशन में भी रेशियो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रेशियो कंपैरिजन एक टॉपिक है जो डीआई में बहुत यूज होता है, और आजकल एसएससी ने भी रेशियो कंपैरिजन के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट है रेशियो का, वो हम देखेंगे एक कैलकुलेशन स्किल्स करके सेपरेट आपके लिए टॉपिक ही है, जो डीआई के पहले किया जाएगा। उसमें हम रेशियो के जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट्स हैं, कंपैरिजन और ये सब, इनसे डील करेंगे। आज हमारा जो फोकस रेशियो का है वो बेसिकली इनके जो यूसेज हैं अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस में, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और तरीका अगर आपको मालूम है रेशियोज को समझने का, तो कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको दूसरों के ऊपर एज जरूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि x आपका 1/3 y के बराबर है, y 1/2 z के बराबर है। तो आपको बताना है x रेशियो y रेशियो z क्या है। देखिए इतना आसान सवाल था कि आपका जो रिएक्शन होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा तेज होना चाहिए इस क्वेश्चन में, और डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 136। जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो आपका जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो इतना क्विक होना चाहिए। और कैसे होगा, y अगर 3 होगा तो x क्या होगा, 1 होगा, या फिर x y का अगर आप रेशियो यहाँ कैलकुलेट करके जाओगे तो 1:3 आएगा। एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो आगे मैं z को चेक नहीं करूंगा। और इस तरह के बहुत सवाल एसएससी में आए हैं जहां पर आपको तीनों रेशियो निकाल के आंसर मार्क करने की जरूरत नहीं होती, केवल आप किन्हीं भी 2 कंपोनेंट्स को पकड़ लो, x और y मैच करा लो और आंसर आ जाता है। तो थोड़ा तेज देखना है, क्विकली रिएक्ट करना है और आंसर मार्क करना है। कई बार देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको ना मिले, बट इस तरह की इंफॉर्मेशन का इंटरमीडिएट इस्तेमाल हो सकता है किसी और क्वेश्चन में। मतलब यहां से जो इंफॉर्मेशन निकली है वो हम यूज करेंगे किसी और क्वेश्चन में, इसलिए इनको बहुत तेज आपको रिएक्ट करना है। जैसे ही आपको दिखता है y और z, तो आपको दिखना चाहिए ये एक्सप्रेशन जो है कि y और z का रेशियो जो है 1:2 का है, कि अगर y 1 होगा तो z क्या होगा, 2 होगा। x अगर 1 होगा तो y क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसे करके आप आसानी से आंसर जल्दी लगा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ₹180 कंटेंट इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 कॉइन्स। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आंसर बहुत आसानी से निकल सकता है, लेकिन इसके थ्रू मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कौन सा रिएक्शन बेहतर करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, और फिर आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर इस बॉक्स में जैसे मान लिया रेशियो आपको प्रोवाइड किया गया, जैसे ये मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, और ये उनकी वैल्यूज़ का रेशियो हुआ, ये टोटल वैल्यू हो गई। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ दिए जा सकते हैं, यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया जा सकता है। यूजुअली क्वेश्चन कैसे होता है, देखो जैसे यहाँ पर दिया है 2:3:4, ये कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू उठा के दे दी ₹180। कई बार क्या होगा कि आपको वैल्यूज़ का रेशियो दे देंगे, करस्पॉन्डिंग कॉइन्स के हिसाब से टोटल वैल्यूज़ का रेशियो दे दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स प्रोवाइड कर दिया। तो इन क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको कन्वर्जन करना पड़ता है रेशियो का। जैसे यहाँ पर इसको इस रेशियो में, वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करना है, और रिवर्स क्वेश्चन अगर होता, जब ये दिया होता और ये दिया होता, तो आपको इस वैल्यू रेशियो को नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो में कन्वर्ट करके इक्वेट करके आंसर निकालना होता। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपका रिएक्शन जहाँ फास्ट करना है वो ये करना है कि रेशियो को एक दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना, कि नंबर से अगर वैल्यू रेशियो निकालना है तो क्विकली कैसे निकालेंगे, वैल्यू रेशियो से नंबर रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है। देखिए यहाँ पर मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ रेशियो की, ये 4:3:2 होगा। कैसे, देखिए ध्यान से आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है कि आपको पता है कि ये जो वैल्यू ₹2 की है, अगर मैं वैल्यू रेशियो निकालना चाहता हूँ तो देखिए 50 पैसे, 25 पैसे,
1 रुपये की बात करें तो इनका जो वैल्यू रेशियो होगा मुझे पता है वो 4:3:4:2:1 होगा, है ना भाई। अगर मैंने 25 पैसे कॉइन की बात करूं, उसको मैंने 1 बोल दिया उसकी वैल्यू, तो डबल होती है 50 पैसे की वैल्यू और उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाता है 1 रुपये की वैल्यू, तो 4:1। अब मुझे करना क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो यहाँ रेशियो दिया हुआ है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंडिविजुअल एक कॉइन की वैल्यू से। तो मुझे पता है 2, 4, 8, 6, 4, तो ये हो गया 4:3:2, ये रेशियो निकला है। अगर यही मुझे रिवर्स रेशियो निकालना होता, मान लिया ये दिया होता और ये निकालना होता, तो आप क्या करते? ठीक है, वहां पर रिवर्स प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता। ठीक है, मतलब इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, और इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 1 से। तो अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करो जरा 4 से, तो ये 1 बनता, 1.5 बनता, और ये क्या बनता? 1। डबल करते तो क्या बनता? 2, 3, 4। आप अपना तरीका निकाल लो कुछ भी, बट ये रेशियो कन्वर्जन फास्ट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से अब हमें वैल्यू का रेशियो मिल गया 4:3:2। सो 4, 3, 7 and 2 9, ये 9 बोलेंगे तो 9 पार्ट्स 180 के बराबर। अब ये देखिए 9 पार्ट्स क्या है? रेशियो के इंडिविजुअल टर्म्स को ऐड किया तो 180 मिला। अब अगर आप इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, कि किसी भी रेशियो कंपोनेंट को अगर हम एक्चुअल वैल्यू के इक्वेट करते हैं तो मुझे मल्टीप्लायर मिलता है। और उस मल्टीप्लायर के अंदर क्या पावर होती है कि आप रेशियो टर्म्स को उससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया? 4, 3, 7 और 2 9 लिखा। 9 अगर 180 है तो मैंने निकाल लिया कि मल्टीप्लायर मेरा 20 है। अगर मल्टीप्लायर मेरा 20 है तो मैं किसी भी टर्म को इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 रुपी कॉइन की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करके सारी वैल्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब देखिए आपको ये निकालना है यहां पर कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 50 पैसे के। तो देखिए यहां पर भी लोग गलती करते हैं, संभल कर रहना। 20 आपने इस रेशियो का मल्टीप्लायर निकाला तो आप तुरंत कहोगे कि ये वैल्यू कितनी हो गई सर? ये वैल्यू हो गई 60 रुपीज। अब अगर 50 पैसे आपको 60 रुपीज दे रहा है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? रुपी का डबल होगा, है ना भाई। 60 रुपीज टोटल वैल्यू है ना। 50 पैसे के कॉइन है तो 2 कॉइन लगेंगे 1 रुपए के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको यहां पर मिल गया 120 कॉइन्स। अगर आपको 1 रुपए का यहां पर निकालना होता तो आप सिंपली कहते कि देखो ये 4 × 20, यही इसका आंसर हो जाता 80, क्योंकि इसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर ये 2 में देख रहा होता तो 2 × 20 कितना हो जाता आपका? 40, और 40 को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 4 से, क्योंकि 0.25 रुपीज ही देता है आपका। तो अगर वैल्यू आपकी 40 रुपीज आ रही तो मुझे कितने कॉइन चाहिए होंगे? 160। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर सही से इसको समझोगे तो आपको कभी दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये रिएक्शन अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन चेकिंग का रूट भी अख्तियार कर सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको आसानी से आंसर मिलता बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई भी तरीका फॉलो करो, बट ये रिएक्शन आपको बेहतर करना ही पड़ेगा। अगर आप ये रिएक्शन बेहतर नहीं करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होने वाली है, ये आप बिल्कुल समझिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 अमंग ABC इन दिस रेशियो इट वॉज डिवाइडेड इनटू दिस रेशियो। अब मुझे बताना क्या है कि हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए सबसे बेहतर तरीका इस क्वेश्चन को अगर आप तेजी से करना चाहते हो तो पहली बात तो इस रेशियो को मेंटली कैलकुलेट करना। 1/2, 1/3, 1/4 का रेशियो दिया है, इसको कन्वर्ट करना नॉर्मल रेशियो में। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 643, और यहाँ पर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 2, 3, 4 हो गया तो भाई गेन तो एक आदमी नहीं किया है, वो है सी के अलावा किसी ने गेन किया ही नहीं, ये दोनों चले गए। अब सवाल उठता है कि सी ने गेन किया तो कितना किया। आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखना और यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो पार्ट है वो आ रहे हैं 13, यहाँ पर जो टोटल पार्ट है वो कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। यहाँ पर ये वैल्यू आपके 117 के बराबर थी, ये वैल्यू आपकी कितने बराबर थी? यहाँ भी 117 के बराबर है। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर जो एक पार्ट है वो किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। यहाँ पर एक पार्ट 13 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका था 9 3 27, और यहाँ पर आपका कितना हो गया? 13 4 52। डिफरेंस कितना हो गया? 25 रुपीज़ का हो गया क्वेश्चन। फिर से बताता हूँ, समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो ओरिजिनल रेशियो था उसमें 13 पार्ट्स थे टोटल, एक 117 टोटल वैल्यू थी, तो मल्टीप्लायर मेरा कितना था? 9। यहाँ पर 9 पार्ट्स हैं टोटल, 117 टोटल वैल्यू, तो मल्टीप्लायर कितना है? 13। 13 × 9, 9 × 13। अब यहाँ पर जो सी की वैल्यू है टोटल, आप देखो गेन तो सी ही कर रहे हैं ना, क्योंकि सबके रेशियोज क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं, सबका रेशियो डिक्रीज हो गया। लेकिन सी के करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू जो है आपकी
जो वैल्यू थी वो इंक्रीज करी है, तो ऑब्वियसली सी ज़्यादा गेन करता हुआ यहाँ दिख रहा है। बाकी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सब जो है गेन अगर कर भी रहे होंगे तो बहुत कम गेन कर रहे होंगे। ये बहुत ही वेरी मच ऑब्वियस है कि सी जो है ना सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है ना। 3 जो है उसका करस्पॉन्डिंग 4 होता जा रहा है। 8 जो डेफिनेटली क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, क्योंकि 9 को अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 54 आया और 13 को आपने 2 से किया तो आप देखो कम ही आएगा। यहाँ 9 को 4 करोगे 36 आएगा, 13 को 3 करोगे 39 आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि सी का गेन सबसे ज़्यादा है। तो आप अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, 25 रुपीज़ आंसर आ गया और आपने आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई ए का बी से रेशियो, सी का डी से रेशियो, ई का एफ से रेशियो अगर 1:2 है तो यहाँ पी क्यू आर ले रहे हैं, यहाँ भी पी क्यू आर ले रहे हैं, यहाँ ए आपका है, सी है, ई है, यानी न्यूमरेटर वाले कंपोनेंट है। देखिए सिंपल सा रिलेशन भी होता है कि इसका आंसर आपका 1:2 ही रहेगा। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए को करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ए सी ई इनको 1:1 कर दो और आप बी डी एफ को 2:2 कर दो, है ना। करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके बराबर करके देख लो आप। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप देखोगे पी प्लस क्यू प्लस आर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या 1/2। ये वैसे भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं भी मालूम है तो आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, आंसर एग्जाम में निकल आएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक बैरल है जिसमें मिक्सचर है वाइन और वाटर का, और किस रेशियो में है आपका 3:1 में है। तो बताना है कितना फ्रैक्शन मिक्सचर का ड्रॉन ऑफ किया जाए और उसको वाटर से सब्स्टिट्यूट किया जाए कि रेशियो जो है वाइन और वाटर का रिजल्टेंट मिक्सचर में 1:1 हो जाए। ये इतना सवाल आसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना आसान है। 1/3 इसका आंसर होगा, और मैंने कैसे इसको डायरेक्टली किया है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर 3:1 है, यानी टोटल 4 है। आप बताओ वाटर को निकाला गया है, फिर से मतलब मिक्सचर को निकाला गया और वाटर को डाल दिया गया, इक्वल अमाउंट, राइट। ये तो कह रहे हैं हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाई वाटर। टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, यानी यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 रहना चाहिए, लेकिन हम यहाँ चाह रहे हैं 1:1 हो जाए। तो 4 बनाने के लिए 1:1 को मैं 2:2 भी लिख सकता हूँ। देखो टोटल कंपोनेंट बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा आप ध्यान से देखना, जब आप मिक्सचर को बाहर निकाल रहे हो तो वाइन बाहर जाएगा मिक्सचर के साथ, लेकिन वापस आपने सिर्फ वाटर जोड़ा है, वाइन तो जोड़ा ही नहीं। तो वाइन सिर्फ जाएगा, वाइन नहीं आएगा। अब आप देखो वाइन कैसे जाएगा, अगर वाइन 3 से 2 हुआ है तो ये 1/3 निकाला गया कि नहीं निकाला गया, है ना। 3 से अगर 2 हुआ तो 1/3 निकाला गया। अब वाइन का 1/3 कब बाहर जाएगा भाई, जब आप पूरे मिक्सचर का 1/3 निकालो। अकेले मिक्सचर में से वाइन का 1/3 नहीं निकाल सकते ना। ऐसे ही मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि भाई कोई मिल्क सोल्यूशन मैंने आपको दिया, उससे मैं बोलूं प्योर मिल्क है 100%, ठीक है। अब मैं कहूं उससे क्या करना है, उसको 90% करना है, तो आप कहोगे ठीक है 10% निकाल लिया हो गया। लेकिन अगर एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर मैं आपको दे दूं, मैं बोलूं कि भाई 80 लीटर वाटर है, मिल्क है और 20 लीटर वाटर है, मैं इसको 60 बनाना चाहता हूं, तो क्या आप 20 लीटर निकाल के बना दोगे 60? नहीं जी, 20 लीटर मिल्क का निकालना पड़ेगा। 20 लीटर मिल्क का निकालने का मतलब है मिल्क का 25% यानी 1/4 निकाल रहे हो। 1/4 मिल्क का बाहर तब जाएगा जब पूरे मिक्सचर का 1/4 निकालो, तब 1/4 वाटर भी बाहर गया, 1/4 मिल्क भी बाहर गया। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई वापस नहीं जोड़ा आपने वाइन को, वाइन निकाल ले गए, बस डाल दिया पानी, ठीक है। तो 1/3 इसको कम करना है तो पूरे मिक्सचर का 1/3 कम करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली हो गया 1/3। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको लॉजिक से सोचोगे, वरना तो फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। लॉजिक से सोचोगे ये तुरंत निकलेगा इमीडिएट बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पी क्यू आर 1 to 4 के बराबर है, तो आपको बताना है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए इस वैल्यू को देखिए आंसर में कांस्टेंट 5 भी दिया हुआ है और क्यू पी आर के भी टर्म्स दिए हुए हैं, तो मैं क्यों ना इसको मान लेता हूँ पी। अगर मैंने इसको पी मान ला तो ये 2p हो गया और ये आपका 4p हो गया, ठीक है। अब जरा शुरुआत करो आप, स्क्वायर रूट में गए तो क्या होगा, p बाहर आ जाएगा, सब में p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 16, तो ये हो गया 25 स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 5p बाहर आ गया आपका, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर p को 1 मान के चलते हैं। भाई 1 मानोगे ना तो आंसर 5 निकलेगा, ठीक है, लेकिन ये 5 है तो ये भी अगर आपने p को 1 माना है तो 5 × 1 ही है, तो 2 ऑप्शन फिर आपको मैच करते हुए मिलेंगे, तो उसके लिए आपको फिर कोई और वैल्यू एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा आपको। मे बी आप यहाँ p को 2 मान लेते तो ठीक था, फिर आप वेरीफाई करते तो आपका करेक्ट आंसर मिलता आपको, ठीक है। बट इस तरह से चलोगे तो आसानी से आंसर आएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक जार है, उसमें मिक्सचर है 2 लिक्विड्स का A और B, और रेशियो क्या दिया है 4:1। अब कह रहा है 10 लीटर से इस मिक्सचर का बाहर निकाला गया और 10 लीटर लिक्विड B का इसमें पोर इन किया गया जार में, और इससे क्या हुआ, रेशियो आपका हो गया 2:3। मतलब पहले 4:1 था,
अब आप कह रहे हो रेशियो 2:3 हो गया, तो आपको बताना क्या है कि जो क्वांटिटी है लिक्विड ए का कंटेन्ड इन द जार वो ओरिजिनली कितनी थी। पढ़ते ही मुझे आंसर समझ में आ रहा है कि भैया वो 16 लीटर थी। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। आप जरा ये ध्यान से समझना कि अगर 4:1 पहले था तो देखो टोटल वॉल्यूम कंपोनेंट कितना आ रहा है 5, यहां पर कितना है 2:3, तो यहां पर भी वॉल्यूम कंपोनेंट कितना आ रहा है 5। दोनों बराबर होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया 10 लीटर बाहर निकाला। अगर ये बराबर रेशियो का कंपोनेंट टोटल नहीं मिलता तो मैं बनाता इसको बराबर मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ तो बराबर पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 लीटर निकाला और 10 लीटर वापस भी डाला है। लेकिन किसका डाला है, बी का, ए का नहीं डाला आपने, ए सिर्फ निकाला। तो ए अगर आपने सिर्फ निकाला तो यहाँ पर जरा देखो ए का कितना परसेंटेज बाहर गया, ये कितना फ्रैक्शन बाहर गया। आप कहोगे 50% बाहर गया, भाई 4 था 2 हो गया। जब 50% ए का कम हुआ, इसका मतलब आपने जब निकाला था ना तो पूरे मिक्सचर का 50% निकाला था। तभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं आपको कि अगर ए का 50% कम करना है मिक्सचर में भाई, तो पूरे मिक्सचर का 50% आपको निकालना पड़ेगा। निकाला कितना था आपने 10 लीटर, तो अगर आपने 10 लीटर निकाला था तो 50% वो था, निकाला गया कितना है 50%। ओरिजिनल कितना होगा फिर आपका, ये होगा आपका 20 लीटर। अगर ये 20 लीटर होगा तो आप जरा बता दो ए कितना था, यही पूछ रहे हैं। तो ए कितना होगा 4 पार्ट, भाई 5 पार्ट अगर 20 के बराबर है तो 4 पार्ट कितना होगा 16 के बराबर होगा। दूसरे तरीके से भी देख सकते हो सर, यहाँ पर ए कितना है 80% और 20%। अब ये वैल्यू आप कह रहे हो टोटल कितना है 20 लीटर के बराबर है, आपको दिख जाएगा ना 100% अगर 20 लीटर के बराबर है तो आपका 10% कितना हुआ 2 लीटर्स के बराबर हो गया, तो 80% कितना हो गया 16 लीटर्स के बराबर हो गया। ये बहुत आसान सवाल है, इनको रटना मत, इस प्रोसेस को समझ लेना है एक बार, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लोगे तो डिफरेंट क्वेश्चंस में भी इन चीजों को आप आराम से अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आप अगर प्रोसेस को रट लेते हो ना तो दिक्कत होती है। इसमें समझो, जितना मैंने समझाया है, जितना भी टाइम लगे एक बार में समझ डालो अच्छे से। एक बार समझ में आ गया तो फिर आप इसको आगे यूज कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें वाइन और वाटर है जिनका रेशियो क्या है आपका 3:2 है, और एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें सेम रेशियो वाइन और वाटर का 4:5 है। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लेटर, मतलब इसका कितना लीटर लें और वो मिक्स करें इसके 3 लीटर में कि अल्टीमेटली हमें फिर से बराबर बराबर कहानी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या कहा है 3:2 बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपने लिया है 3 लीटर्स। अब ये वैल्यू जो है आपका 4:5 है, ये कितना होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट रेशियो मुझे मिले मिक्सचर का वो बराबर हो जाए 1:1। ठीक है, अच्छा सवाल है, चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारा होगा क्वेश्चन। आप जरा ध्यान से देखो, इसको मैं इसमें मिला रहा हूं। अब देखो इसको देखते ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जरा मिक्स करके एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी तुरंत, और उससे मेरा आंसर तुरंत आ गया, खत्म ही हो गया क्वेश्चन कि इसका आंसर यह है 5.4। मैंने ये देखा कि अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं, ये राइट साइड में थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, अगर मैं राइट साइड भूल जाऊं और इसको मैं अगर ऐड करता हूं तो मुझे 7:7 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको भूल जाऊं, इस वैल्यू को थोड़ा राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है इसको अगर मैं जोड़ूं पार्ट्स को तो 7 और 7 मुझे मिल जाएगा। पता है आपको ये क्या बताता है, ये सिंपली ये चीज बताता है आपको कि कभी भी दो रेशियोज को आप नंबर्स के टर्म्स में ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो और उससे यूजफुल रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपके मल्टीप्लायर्स बराबर हो। अगर दोनों के मल्टीप्लायर्स बराबर नहीं होंगे तो आपको आंसर, मतलब ये रेशियो सेम आपको देता ही नहीं। मतलब जो मुझे चाहिए था 1:1 वो इनको सम करने से मिल गया, इसका मतलब इन दोनों रेशियो के करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लायर्स हैं वो बराबर है। मल्टीप्लायर बराबर होने का मतलब यह है कि भाई इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी है वो 3 x से मिलेगी, 2 x से मिलेगी, तो ये भी 4 x, ये भी 5 x, दोनों के मल्टीप्लायर रेशियोज के बराबर होंगे। मल्टीप्लायर बराबर होने का मतलब यह है कि आपका आंसर आ चुका है। कैसे, यहां पर देखो मल्टीप्लायर कितना है सर, 5 पार्ट्स 3 लीटर्स के बराबर है, तो मेरा मल्टीप्लायर कितना है 0.6। 5 पार्ट्स 3 लीटर के बराबर है, मल्टीप्लायर 0.6 है। तो यहां भी अगर मल्टीप्लायर मेरा 0.6 है तो सर आप जरा देखिए ये 9 पार्ट्स है, 9 × 0.6 वो हो गया कितना 5.4 लीटर्स, और ये 5.4 दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, सही हो गया। अब देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को आप किस तरह से करते हो मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा नंबर्स को देखते समय मुझे कुछ ना कुछ होता है कि मैं नंबर्स पैटर्न को तुरंत पकड़ लेता हूँ, और नंबर पैटर्न अगर मेरे पकड़ में आ गए तो फिर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो भाई यहाँ 7:7 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के मल्टीप्लायर बराबर होंगे। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, देखा और मार्क कर दिया। इतना सवाल लग रहा था भयानक सा, कोई दम ही नहीं था इसमें। XYZ आपको एज्यूम नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर मार्क करना है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस तरह से लर्निंग को अपने समझोगे और क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक कंटेनर है जिसमें 2 लिक्विड हैं, ए और बी, उनका रेशियो कितना है 7:5 है। अब कह रहा है 9 लीटर निकालो और कंटेनर को फिल कर दो बी से, तो रेशियो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 1:1 हो जाना है। आप क्या कर रहे हो, आप ध्यान से देखना, आप निकाल रहे हो ए को, वापस क्या डाल रहे हो बी, और इससे हो क्या रहा है कि दोनों के रेशियो बराबर हो जा रहे हैं। देखो 7:7 है, 7:5 आपको दिया हुआ है, टोटल पार्ट्स आप क्या कहोगे 12 के बराबर है, वो 9 लीटर के इक्विवेलेंट है, भूल जाओ, 12 के बराबर है 12 पार्ट्स। यहाँ भी आपको 12 पार्ट्स ही रखने हैं, तो 6:6 हो गया, तभी 12 के बराबर होगा। अब आपको यहाँ समझ में आएगा भाई आपने निकाला क्या, पूरा मिक्सचर 9 लीटर मिक्सचर का निकाला, और क्या किया आपने, वापस डाला केवल बी, यानी ये केवल निकला है, ए केवल निकला है, वापस आपने ए को डाला नहीं, बी को डाल दिया उठा के। आप कहोगे भाई इसका 1/7 निकला, 1/7 इसका निकला, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे मिक्सचर का 1/7 निकला, पूरे मिक्सचर का 1/7 निकला सर, तो आप कहोगे कि ये देखो 9 लीटर निकाला, वो कि आप कह रहे हो 1/7 निकला है मिक्सचर का, जो कि 9 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 63 लीटर्स। अब ये देखते ही आप आंसर मार्क कर देना। पूछ क्या रहे थे कि ए लिक्विड में कितना था इनिशियली, सर जी साफ साफ दिख रहा था कि 50% से ज़्यादा था, अगर ए 7 था तो बी 5 था, अगर दोनों बराबर पार्ट्स होते तब 50-50% होगा, ए डेफिनेटली 50% से ज़्यादा था, यानी इसके हाफ से ज़्यादा, इसके हाफ से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा कितना होगा, आपको निकालना तो 7/12 × 63 करके निकालो, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस पे एक नज़र पड़ी होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन हम ज़्यादा ना करें, हम ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाले इंसान है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन अनइक्वल नंबर्स हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, then of the resulting numbers the larger one is 5 times the smaller one, then the ratio of the larger to smaller is। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस को ग्लांस करोगे आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं सर, 2 अनइक्वल नंबर है पहले तो, अब कह रहे हैं दोनों अनइक्वल नंबर में हम क्या कहानी कर रहे हैं कि हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों में जो स्मॉलर होगा उसका हाफ दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रेशियो कह रहे हैं 5:1 हो जा रहा है, ठीक है। तो जरा समझाता हूं आपको कैसे होगा। देखो यहाँ पर पहली चीज तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये 3:1 क्यों मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। देखो 3 - 1/2 और 1 - 1/2, तो ये हो गया आपका 2.5/0.5 जो कि 5:1 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, मैच कर रहा है, सही हो गया। दूसरा तरीका भी था भाई, वापस चलते, 5:1 है। अब आप जानते हो कि जब ये छोटा नंबर मुझे दिख रहा है, आपको पता है अगर ये रिजल्ट कब आया, आधा आधा सब्ट्रैक्ट करने से, हाफ ऑफ जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया, यानी ओरिजिनली ये वैल्यू क्या रही होगी, ये वैल्यू रही होगी 2। अगर ओरिजिनली ये वैल्यू 2 रही होगी तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया हो गया होगा, डेफिनेटली 1, तभी ये 5 आया होगा, यानी ये वैल्यू रही होगी 6, यानी रेशियो क्या रहा होगा, आप देख लो जरा, 3:1। कुछ भी लगाओ आंसर आना चाहिए, है ना। बट अगर आपको लॉजिक पता है तो आंसर आसानी से निकलेंगे, चाहे ऑप्शन चेक कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात ही की है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी जिसमें मिल्क एंड वाटर है 8:5 में और 5:2 में, ये दिया हुआ है। देखो जरा 8:5 और 5:2, द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर बी मिक्सड टू गेट ए न्यू मिक्सचर जिसमें इतना परसेंटेज मिल्क हो। मिल्क वाटर का रेशियो दोनों में दिया हुआ है, अब करें इनको किस रेशियो में मिलाएं कि ये ऐसा हो। आपको पता है जैसे ये क्वेश्चन में पढ़ रहा था, यहां मैं इस नंबर को देखते ही मेरे दिमाग में आंसर आ चुका था कि इसका आंसर डी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं वो भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा, पूरा डिस्कशन देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। तो जरा ध्यान से देखते हैं क्या चीजें दी हुई हैं। देखो पहली बात तो जब ये नंबर आप देखो, जैसे ये नंबर आपने देखा, तो इस नंबर को देखते ही कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। वो क्या आनी चाहिए वो मैं आपको कहीं ना कहीं समझाने जा रहा हूं, और वो आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए ये नंबर आप जरा ध्यान से देखो, ये नंबर कुछ ना कुछ एक फ्रैक्शन है जो परसेंटेज 1/13 से डिराइव लग रहा है। मेरे को पता है ये क्या है, बट स्टिल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो 1/3 अगर आपको 13 में आपको देता हूँ तो आपको पता है परसेंटेज के टर्म में आपको क्या मिलता है, 7 9/13 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको जरा ध्यान से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो 9 टाइम्स मुझे कुछ दिखता हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 9 टाइम्स जाएगा, है ना। जरा इसको ले जाओ 9 टाइम्स, तो ये आपको दे देगा सीधे 63, और ये आपको क्या मिल जाएगा 9 × 9/13, ये हो गया 81/13। आप 81/13 को आप फर्दर ले जा सकते हो 6 टाइम्स, 78 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स गया तो ये 69 हो गया,
और अगर वो 78 होगा तो 3 बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 13। आप क्लियरली यहाँ पर ये समझो, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो 1/13 होता है, 1/13 जो फ्रैक्शन होता है, और यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है 69 3/13 है ना, तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये उसका 9 टाइम्स लिखी हुई है, यानी फ्रैक्शनल टर्म्स में ये जो वैल्यू है ये 9/13 है। ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना था आपको, ठीक है। तो अब जरा मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो ये आपका हो गया 8/13, ये आपका हो गया 5/7, मिल्क का फ्रैक्शन लिख रहे हैं टोटल पे, ये हो गया 9/13। एलिगेशन लगाना है, लगाते हैं। क्या करेंगे, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर पहले बराबर कर लो, तो डिनोमिनेटर अगर सबका बराबर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करो 56 आ गया, 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 65, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 63। देखो रेशियो कितना बन रहा है 2:7, ये हो गया। बट ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको दिखा रहा था कि ये भी एक प्रोसेस होता है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर तरीका जो था वो था डायरेक्ट आंसर मार्क करना। कैसे, जरा ध्यान से देखो, आपको अब मैं दिखाता हूं जादू, अंडरस्टैंडिंग का जादू, ठीक है। देखो जब दो मिक्सचर्स को आप मिक्स कर रहे हो, जरा मिल्क परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपको दी है 8/13, 1/13 आपको पता है 7 पॉइंट समथिंग होता है। 7 पॉइंट समथिंग के बारे में सोचेंगे तो हम इतना तो रफली बोल सकते हैं कि रफली 56% होता है, राइट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। अगर आपको जाना है तो थोड़ा और क्लोज जाना है तो 7.7 होता है। 7.7 होता है तो आप कहोगे कि अगर ये वैल्यू मैंने निकाली कि 8/13 थी तो 8 7 56 आया, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ठीक है 60 बोल दो, और करीब पहुंचना है तो 60 बोल दो, वरना 56 भी काम करता। फिर ये वैल्यू है 5/7। अब 5/7 1/7 आपको पता है कि वो 14 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है, तो ये कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 70% हो गया। अब ये जो वैल्यू आपको दी है 69 3/13, वो आपको पता है बिल्कुल इसके करीब है। देखिए जब भी दो मिक्सचर्स को मिक्स करते हो ये एक वेटेड एवरेज का केस होता है, तो एवरेज वैल्यू बीच में कब होगी, जब इनका रेशियो 1:1 होगा। अब जिस पार्ट को आप बढ़ाते जाओगे, जैसे लेट्स से इसको आपने बढ़ाया तो एवरेज ये अपनी तरफ खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। आपको पता है ये वाली जो वैल्यू लिखी है वो इसके बहुत करीब है। अगर ये इसके बहुत करीब है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, बहुत करीब है इसके, इससे बहुत दूर है। तो ये सब रेशियो, ये तो आप भूल जाओ, ये तो उल्टा दिया हुआ है रेशियो। आप सॉरी, आपका जो है 5:7 था, बट ये काफ़ी क्लोज था। 5:2 तो उल्टा था, इसका पार्ट ज़्यादा दिखा रहा था, हो ही नहीं सकता था। 3:5 भी ये ज़्यादा तो है, बट ये बहुत करीब है ना, बहुत करीब है, दूर नहीं है। इसमें दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर डायरेक्टली मार्क कर सकते हो आप बिना किसी प्रॉब्लम के। 7/9, 80% के आसपास, तब कहोगे ना बहुत करीब। ऐसे इसको थोड़ा ना बोल दोगे 3/8, 67, 62.5% बहुत करीब नहीं है, वो तो कहीं यहीं है, बहुत करीब है एवरेज। तो इसका जो पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा, इस पार्ट को जितना बढ़ाओगे ये इसके करीब जाएगा एवरेज। ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन से आप आंसर मार्क कर दो। अगर आप जाके उठा के देख लेना, एसएससी में ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो हम ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, ठीक है। हर साल पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, इनको ओरली देखो और मार्क करो इस अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते हो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कमेंट करिएगा अपना फीडबैक इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, और बी और सी का रेशियो दिया है 3:2:3:2। तो बताना है ए की इनकम एक्सीड कर रही है 1/4 ऑफ सी इनकम बाई 1000। तो हमें बताना है कि जो बी की इनकम है ना वो रुपीज़ में कितनी होने वाली है। इसका आंसर होगा 3000। कैसे इतना जल्दी मैंने कैलकुलेट कर लिया वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये रेशियो 3:2 है, फिर ये रेशियो 3:2 है, मतलब ए बी बी सी। पहला काम करना होता है भैया इन रेशियो को कंबाइन करके लिखो। कंबाइन करने के लिए ये कंपोनेंट सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, इनको बराबर करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 6 4, ये रेशियो आ गया। अब देखो क्या कह रहा है ये आपसे, कह रहा है 1/3 ऑफ ए, ये कितना हो गया 3, और फिर क्या कह रहा है 1/4 ऑफ सी, ये कितना हो गया 1। इसका जो डिफरेंस है वो आपको दिया है इक्विवेलेंट टू 1000। तो 2 पार्ट्स अगर इक्विवेलेंट हैं इसके 1000 के, तो 6 पार्ट्स कितने होंगे 3 टाइम्स 3000। हो गया आंसर। कितना आसान सवाल था। सवाल यह है कि आप जरा थोड़ा मल्टीप्लायर में एफिशिएंट हो जाइए, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करो। और जो बेसिक रिएक्शन है इस क्वेश्चन का ये है भाई, ये जो जल्दी करेगा वो आंसर जल्दी निकाल देगा। तो रेशियोज को कंबाइन करना मेंटली शुरू करिए। इतनी स्किल आपके ब्रेन में है, इतना पावर है आपके ब्रेन में कि आप आराम से इसको मेंटली कंबाइन कर सकते थे। ये जब एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा था कि दोनों का रेशियो 3:2 था, तो आई वॉज देयर ऑन द रेशियो, इसीलिए मैं अगली वैल्यूज को क्विकली कैलकुलेट कर पाया कि 9/3 3 हो गया,
और 4/1 1 हो गया, 3 - 1 1000 हो गया, तो 2 अगर 1000 हो गया तो 6 आपका 3000 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पूछ कर रहे थे बी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि a + b और b + c और c + a का रेशियो आपको दिया है 6 7 8 21, a + b + c आपका दिया है 14। ऑलराइट, तो आपको बताना क्या है कि c की वैल्यू निकालनी है, तो a + b आपका क्विकली निकल जाएगा 8 के बराबर, और अगर a + b 8 हो गया तो c आपका 6 हो गया। ये क्या मैं बड़बड़ा रहा था समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये वैल्यू आपकी 21 के बराबर है, लेकिन आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 14 के, a + b + c। इधर अगर आप इन सारों को सम कर दो तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a + b + c। तो a + b + c की अगर मैं केवल बात करता इन टर्म्स ऑफ ये जो रेशियो दिया हुआ है पार्ट्स के टर्म में, तो ये 21/2 के बराबर होगा। a + b + c की बात करूं, जिसका टोटल मुझे पता है कि 14 के बराबर होता है। ठीक है, 14 के बराबर होता है। अब यहां से मुझे 14 चाहिए, तो 14 लाने के लिए सर आप क्या करोगे जरा मुझे बताओ। ये वैल्यू तो आपको जो दी हुई है ये तो 10.5 दी हुई है, आपको चाहिए कितना, 14। तो ये कैसे करोगे आप, तो आप कहोगे इसको अगर आप 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 और ये 3 7 यानी ये 14 मिल जाएगा। यानी मुझे मल्टीप्लायर मिला। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में जो मल्टीप्लायर है वो मुझे कितना मिल गया, वो मुझे मिल गया 4/3 का। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे c निकालना है तो मुझे a + b चाहिए। अब ये 6 इंटू ये मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने मल्टीप्लायर अभी निकाला 4/3। अब जरा देखना है वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई कि नहीं आएगी, 8 + 6 14। यही मैं दिमाग में कर रहा था, थोड़ा सा तेज होना है छोटी छोटी कैलकुलेशन में। जब मैंने इस एक्सप्रेशन को पढ़ा ये डबल साफ साफ दिख रहा था, इन सबको ऐड कर दो तो मिलेगा ट्वाइस ऑफ a + b + c। ये वैल्यू मिल जाएगी 21, यानी a + b + c की वैल्यू कितनी होगी, 21/2। उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई 4/3 हो गया। यानी a + b की वैल्यू निकालनी है जो 6 को करिस्पॉन्ड करिए, 6 × 4/3 करना है। 6 × 4/3 आपका 8 हो गया, तो ये वैल्यू 6 हो गई, आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा तेज कैलकुलेशन करना सीखो, क्योंकि आपका जो कहते हैं ना एबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करनी है, तो एक एस्पेक्ट कहीं ना कहीं है थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करिए, थोड़ा सा अपना रिएक्शन टाइम बेहतर करिए, ताकि आप कैलकुलेशन को फटाफट करो, तब तो मजा आएगा ना। जल्दी जल्दी करके एग्जाम में खाली बैठे रहोगे, इतना टाइम होगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक सॉक इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 50%. The ratio of number of black and brown pair of sock in the original order was. Very interesting question है ये, लेकिन A और D इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो अब सवाल है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। वो सही उत्तर भी मुझे दिख रहा है कि वो बी होने वाला है। अब बताता हूँ कि इतने अच्छे सवाल की मैंने क्यों इतनी बेइज्जती करी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। आप एक बार लॉजिक पकड़ लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप ऐसे ओरली आंसर मार्क करोगे। समझते हैं क्या है, देखो भाई ये कह रहे हैं कि ब्लैक सॉक है यहाँ पर, तो ये ब्लैक सॉक हुआ और ये आपका ब्राउन सॉक हुआ। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने दिया है 2 चीज़ें, ध्यान से समझना। पहली चीज़ तो आपको दिया है कि इनकी जो वैल्यूज़ का रेशियो है वो 2:1 है, यानी अगर ये 2 रुपीज़ है तो ये आपका 1 रुपी है, प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है ना कि ये वैल्यू जो है ना इंटरचेंज हो जाती हैं आपस में। अगर ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं तो जो बिल का प्राइस है वो क्या हो जाता है, वो कह रहे हैं 50% बढ़ जाता है। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा ध्यान से समझना कि क्या इस 4 पेयर्स का कोई रेलेवेंस है, कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है भाई, रेशियो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मैं बिल में इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज भाई मुझे देखना है, मुझे एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात कौन कर रहा है। प्राइस तो आपने दिया ही नहीं, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज तो नहीं निकाल सकता मैं। परसेंटेज इंक्रीज की बात करो तो सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा। अब चाहे वो 4 ले लूँ मैं यहाँ पर 80 ले लूँ, फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा मैंने देखा ध्यान से कि भाई बिल इंक्रीज कब होगी, बिल तभी इंक्रीज होगी जब जो ब्राउन सॉक्स है ना वो ब्लैक सॉक्स से ज़्यादा हों, क्योंकि भाई ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो जब ये नंबर ज़्यादा होगा तभी तो ये बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बिल को बढ़ाएगा। आपने कहा कि भाई ये जैसे पहला ऑप्शन देखो, ये 2 है और ये 1 है, अब क्या होगा सर, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 चला जाएगा, यानी ज़्यादा प्राइस वाले का क्वांटिटी कम हो गया और कम प्राइस वाले का ज़्यादा हो गया, तो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी जहाँ पर आपका ये जो वैल्यू दिया है ना कि ब्लैक और ब्राउन का जो रेशियो ये पूछ रहे हैं,
जहां पर ब्लैक ज्यादा है वो आंसर हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसलिए ए और डी को रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास 1:4 बचा और 1:2 बचा, इनको वेरीफाई कर लेते हैं। जरा देखो 1:4 को, अगर ये 1:4 है तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी है 6, लिख दिया मैंने। और अगर आपका ये 4:1 हो गया तो जरा वैल्यू बताना कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया। तो वैल्यू क्या 50% से इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप जरा देखना इंक्रीज कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है, 3/6 कितना इंक्रीज हुआ, 50% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, वही मुझे चाहिए था, इसलिए इसका आंसर 1:4 होगा। बिना किसी प्रॉब्लम के आंसर ऐसे क्विकली मार्क करो और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इस तरह से अगर आप सोचना शुरू करोगे तो जो बड़े बड़े सवाल देखते हैं, डिफिकल्ट सवाल देखते हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, कभी बहुत आसानी से आपका आंसर निकलेगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें 420 कॉइन्स है, 1 रुपये के, 50 पैसे और 20 पैसे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया उन्होंने। आगे रेशियो यहाँ पकड़ा है वैल्यूज का, पहले ही बताया था मैंने आपको कि इनके पास ज़्यादा चॉइस है नहीं। 50 पैसे कॉइन्स के बारे में ये पूछ रहे हैं। मल्टीप्लायर आपका आ जाएगा 6 अगर आ गया तो वो 22 × 6 132 इसका आंसर होगा। मैं आपको कैलकुलेट करा रहा हूँ कैसे। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर इन्होंने ये पकड़ा दिया बॉक्स। मैंने वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपका रिएक्शन बेहतर है तो आपसे इस सवालों में कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा वेरिएशन इसमें होते ही नहीं है। यहाँ पर ये वैल्यू आपको पकड़ा दी इस बार। अब मैंने वही बोला था कि जो जितना क्विक होगा इसको कन्वर्ट करने में उसको आंसर मिलेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये 20 पैसा है सर, 20 पैसे का मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा 35। ये वैल्यू आपकी हो गई 50 पैसे डबल 22, और ये वैल्यू कितनी हो गई 13। तो 13 22 35 आपका आ रहा है। जरा इसको सम करिए, कितना आ रहा है आपका 35 कितना हो गया आपका, ये वैल्यू आपकी हो गई 70, है ना। ये वैल्यू आपकी 70 हो गई और ये आपका 420 दिया हुआ है। तो आपका जो मल्टीप्लायर निकल के आएगा वो आ जाएगा सिंपली 6। ठीक है, 6 अगर मल्टीप्लायर है तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आपको कितने दिख रहे हैं 22। तो 22 अगर दिख रहे हैं तो सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करो तो 6 से आपको कितना मिल गया 132, और आसानी से आपका आंसर निकला है बिना किसी प्रॉब्लम के। 132 22 टाइम्स 6। ये देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स का ही रेशियो था ना ये, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का ही रेशियो है, इसलिए जब ये 6 आया तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर वैल्यू के रेशियो में मल्टीप्लायर अगर आपका 6 आया होता, ध्यान से समझना, वैल्यू के टर्म्स में जब 6 मल्टीप्लायर आएगा तो ये वैल्यू 66 तो यहाँ भी निकलेगी, ध्यान से देखना। लेकिन फिर उसको मुझे डबल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 रुपये के लिए 2 कॉइन चाहिए होते हैं। तो ये ध्यान रखना, वैल्यू के टर्म्स में जब डायरेक्ट निकाल के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते हैं तो क्या करना है। और यहाँ पर वो डायरेक्टली नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकाला हमने, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 132। अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक बॉक्स है जिसमें 56 रुपीज़ है, किस फॉर्म में है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन, राइट। तो ये 1:4:2 का रेशियो दिया हुआ है। देखिए ये बहुत जल्दी होना चाहिए आपका रिएक्शन, कि यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो जो है डायरेक्ट नहीं दिया, एक स्टेटमेंट के थ्रू दिया। बट आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरह से लिखने की, ये नंबर्स का रेशियो है। अब सवाल उठता है कि भाई मुझे वैल्यूज का रेशियो देखना है। तो अगर मुझे वैल्यूज का रेशियो यहाँ लिखने में इंटरेस्ट है सर, तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। जो मैंने रिलेशनशिप आपको बताई थी तो उसको यूज कर लो कि ये 4:1 का रेशियो होता है वैल्यू के टर्म्स में। अगर 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे का कहानी, तो देखो ये आपका 4 मिलेगा, ये आपका 8 मिलेगा, ये आपका 2 मिलेगा। तो यहाँ से अगर शुरू करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, और ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ये रेशियो हो गया अल्टीमेटली वैल्यूज का 2 4 1। आप किस तरह से भी अपना रिएक्शन करो, मुझे देखिए यहाँ से यहाँ वैल्यू मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको लिखना पड़ रहा है मुझे, वरना अगर मुझे इसको लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन करना तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं आराम से इसको कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा कोशिश करोगे तो बहुत आराम से इन चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी है कितनी 56, वैल्यू का रेशियो 56 रुपीज़, मल्टीप्लाई निकाल लो 8 टाइम्स आ गया वैल्यू के टर्म्स में। तो देखो जो 50 पैसे के करेस्पॉन्डिंग जो टोटल अमाउंट होगा वो आपका हो जाएगा 32 रुपीज़। और अगर ये 32 रुपीज़ हो गया, जो अमाउंट निकल के आया ना, देखिए ना 4 को करेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ 7 8 सा, तो ये 4 को करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपने वैल्यू निकाली कि टोटल वैल्यू 50 पैसे कॉइन की कितनी है, तो 32 रुपीज़ आई। तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स आपको चाहिए 50 पैसे के वो डबल चाहिए। वो डबल कितना हो गया आपका 64 नंबर ऑफ कॉइन्स है। इतनी आसानी से क्वेश्चन निकलेगा अगर आप सही से करते हो तो। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट करिए ये रेशियो कन्वर्जन का, बिकॉज यही इसका फंडामेंटल लॉजिक होता है जब वो कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग क्या करते हो, सवाल बहुत लगाते हो बट इस रिएक्शन पे काम ही नहीं करते हो। जो बेहतर करना है वो करते नहीं हो, एक ही सवाल आप इतनी बार लगाते रहते हो, सवाल के आंसर निकालते रहते हो, वो स्पीड इंक्रीज ही नहीं होगी जब तक आप इस रेशियो के रिएक्शन को फास्ट ना करें। तो जो सोल है क्वेश्चन का वो ये है, इस रिएक्शन को फास्ट करना कॉइन बेस्ड क्वेश्चन में, वो कर लो। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन तो आपके लिए मजाक हो जाएंगे एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 3000 को डिवाइड किया गया ए बी सी में सच दैट ए रिसीव्स 1/3 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर रिसीव्स, और बी रिसीव कर रहा है 2/3 एज मच ए एंड सी रिसीव्स। तो आपको बताना है कि शेयर क्या होगा सी का। बहुत ही आसान सवाल है, 5 सेकंड मुझे लगेंगे मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैलकुलेट करने में, और इसका आंसर आपका 150 × 7 आपका निकल के आ जाएगा 1050। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे मैंने क्या किया। देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को पढ़ते ही उसको सिंप्लीफाई करना। जब ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा, आपने क्या सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा कि ए बी सी सो दैट ए रिसीव्स 1/3 एज मच एज बी एंड सी, ठीक है, तो 1/3 एज मच बी एंड सी का मतलब क्या हो गया सर कि ए की जो वैल्यू है और बी और सी की जो वैल्यू है, ये जो रेशियो है ये आपको दिया है 1:3। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, बस कुछ भी नहीं बचेगा क्वेश्चन। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो दिया है बी रिसीव्स 2/3 एज मच ए एंड सी रिसीव्स। यही प्रोसेस है जो आपको अपने आप को ट्रेन करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये टोटल कितना आ रहा है 4 पार्ट्स आ रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है 5 पार्ट्स आ रहा है। अब इनको मुझे क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि भैया ये भी ए प्लस बी प्लस सी है टोटल, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो बराबर करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5:15 आ गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8:12 आ गया। अब यहाँ से सारी वैल्यू आपको दिख रही है सर, ए की वैल्यू आपको दिख रही है 5, अगर ए की वैल्यू आपकी 5 हुई तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 12 आना है, ए प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, अब टोटल आपको पता है 20 है, तो 20 पार्ट्स अगर आपको टोटल, तो मल्टीप्लायर मिल गया 150। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं मेंटली कर ले गया था, तभी मैंने कहा था मल्टीप्लायर 150 आ गया, और 7 बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1050। पॉसिबल है, कितना आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए, उतना फास्ट आप हो जाओगे। ये मजबूरी नहीं है कि आपको पेन उठा के लिखना ही पड़ता है, सवाल ये है कि आपने कितना अपने आप को ट्रेन किया हुआ है इस तरह से सोचने के लिए, तो ये चीज़ें मेंटली भी हो जाएंगी। मेंटली तो आप कुछ भी विजुलाइज कर लेते हो, तो वो विजुलाइजेशन बढ़ाना है, थोड़ा कुछ स्टेप्स दिमाग में करना शुरू करना है, फिर इन क्वेश्चन में कोई दम बचेगा नहीं। सर देखना और मार्क करना, मजे से आसानी से आंसर निकलेंगे बिना किसी तकलीफ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 5:5 व्हाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन 5:3। बताना क्या है कि अगर उन्होंने 12,000 और 10,000 सेव किए मंथली रेस्पेक्टिवली, तो उनके डिफरेंस मंथली इनकम का है क्या। ठीक है, और डिफरेंस इसमें दिया हुआ है, तो जरा इसको करने की कोशिश करते हैं। 8 - 5 = 3 डिविजिबल बाई 3, ओनली 1 वैल्यू आपका दिया है 42, डबल शेयर होने के लिए 42 आप चेक कर लो। सो 42 यानी 14 × 8 112, then it will be 1,12,000, and this is 70 and this 10, that means 60. So 1,00,000 and 60 are having ratio 5:3। इसका मतलब ये सही है। देखिए मैंने क्या किया है मेंटली प्रोसेस, इस क्वेश्चन को कैसे किया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली बात तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर मंथली इनकम का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैं जरा देखता हूँ कि हमारे रेशियो के हिसाब से मंथली इनकम का डिफरेंस क्या आ रहा है। सर ये वैल्यू दी हुई है आपको एक्सपेंडिचर रेशियो, ये आपको दी है इनकम रेशियो, तो ये डिफरेंस मेरा 3 आ रहा है। अब 3 पार्ट मुझे इक्वेट करना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वो बाई 3 से डिवाइड हो रहा हो। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो आपको पता है इनकम जो आने वाली है ना वो पॉइंट में चली जाएगी, है ना। आप जरा ध्यान से देखो कि अगर आपने यहाँ पर 52,000 ले लिया लेट से, अगर आपने 52,000 कैलकुलेट किया होता तो आपको पता है 51,000 डिवाइड हो जाता, फिर 1000/3 आता, 1000/3 आपको कितना देगा 333.33। अब वो 0.33 कुछ भी कर लेते, 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो डेसिमल में ही रहता। तो यूजुअली मतलब ये ऑब्वियसली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब वो क्वेश्चन बनाएंगे तो भाई डेसिमल वैल्यूज में तो सैलरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट इवन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो इतना ही मार्क करके चले आना, इसके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। स्टिल मैं डबल श्योर होने के लिए मैं इसको जरा करवा भी देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो सैलरीज नॉर्मली होती हैं वो 0.33 टर्म्स में नहीं आने वाली है, राइट। और कोई भी और आंसर जो डिफरेंस है 3 का वो डिवाइड होके आपको दे ही नहीं रहा है। तो इतना अगर आपके पास कम टाइम है तो मार्क कर देना, लेकिन एग्जाम में आपका इतना ज़्यादा टाइम होगा ना, बचने वाला है ना, इन सब तरीकों से कर लेते हैं, समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 3। अब आपको हो गया, अगर आप इसको आपने 42,000 की इक्वेट किया 42K, तो 1 पार्ट कितना आ गया आपका, सिंपली देखो 14 के आ गया, 14 के आ गया तो ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 112 के आ जाएगा, यानी 1,12,000। ये वैल्यू जो है नहीं पता अभी, छोड़ दो इसको। और ये वैल्यू कितनी हो गई 70, है ना, 14 × 5 70K। अब ये वैल्यू आपको दी है 12K, ये वैल्यू आपको दी है 10K। अब जरा वेरीफाई करते हैं कि अगर ये 12K है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, तभी तो आएगा ना 1 लाख। 112,000 - 1 लाख आपको 12,000 देगा।
और यहाँ पर आपको 3 माइनस करना है, 3 माइनस करोगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 60 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 1 लाख और 60,000 का रेशियो 5:3 है कि नहीं, यस मैच हो रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, हो गया डन क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को इतना मजबूत बनाइए ना, थोड़ा कैलकुलेशन में और ऑप्शंस को यूटिलाइज करिए, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं बचेगा। आप लोग एक्स वाई जेड लेना तो छोड़ दीजिए, लेकिन रटिए भी मत इसको। अगर आप रट के जा रहे हो तो आई डोंट सपोर्ट इट। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, इन एक एक क्वेश्चन में जितना टाइम लगना लगाओ, लेकिन इसको समझो। ठीक है, समझ के ना अगर चीजों को तो आप खुद भी इंप्लीमेंट कर पाओगे नए सवालों में। नहीं समझे तो दिक्कत होगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें सैलरी ईच वर्कर की बढ़ा दी आपने 22:25, वेरी गुड, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर को आपने कम कर दिया तो 26/2/3, तो नेट इफेक्ट क्या होगा सैलरी में? ओके, पक्का डिक्रीज होगी। एक ही ऑप्शन दिया डिक्रीज, तो देखिए यही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जिस तरह से नंबर्स दिए गए हैं, इस तरह से मुझे पता है कि ये 10% डिक्रीज गलत होने वाला है। ठीक है, समझाता हूँ क्यों। पहली बात तो ये डिक्रीज होगा। अब 3 ऑप्शन जो है इंक्रीज दिए थे तो भाई डिक्रीज वाला ही मार्क करेंगे, मजबूरी है। लेकिन वैल्यू के टर्म्स में ये 10% गलत है। मैं बताता हूँ कैसे, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इसको। देखो ये 22:25, आप जरा ध्यान से समझना कि जो वर्कर है उसकी जो सैलरी है, तो मैं कह रहा हूँ सैलरी ऑफ ईच वर्कर इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, ये वैल्यू आपको क्या देगी? टोटल सैलरी देगी। ठीक है, आप क्या करोगे भैया, इसको आपने बढ़ाया, इसको आपने कम किया, है ना, यही तो दिया हुआ है, तो इसमें कितना परसेंटेज का चेंज आएगा नेट सैलरी में? अब जरा ध्यान से देखो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया। इसको कई तरीके हैं करने के, मैंने इसको कैसे सोचा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चेंज है वो 3/22 का है ना। 3/22 का अगर ये 3/20 होता तो आप कहते कि ये 15% का चेंज है, मतलब 15% इंक्रीज हो रहा है सैलरी में। मैं इसको रफली 15% मान रहा हूँ, एक्चुअली में 15% है, थोड़ा सा कम है। अब आया नंबर ऑफ वर्कर्स में सर, अब नंबर ऑफ वर्कर जो डिक्रीज आप कर रहे हो वो कर रहे हो -26/2/3%। ठीक है, अब जरा इनका नेट इम्पैक्ट देखना, जरा इनका नेट इम्पैक्ट थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि इससे कितना नेट डिक्रीज आने वाला है। ये वैल्यू मैं रफली भी -25% एज्यूम करके चलता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा एसरटेन करना है मुझे, तो जरा समझते हैं कि क्या होने वाला है इस प्रोसेस में। आप कहोगे ये अगर 15% होगा तो आपका जो नेट इम्पैक्ट मुझे निकालना है ना, बहुत तरीके हैं इसको करने के, है ना। एक तरीका तो है आपकी पहले 100 से शुरू करिए 75 पे आ जाओगे, कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो ये तो आपका 75 हो गया 100, फिर आप इसको 15% से बढ़ा दो। 15% से आप बढ़ाओगे तो 10% आपका हो गया 7.5 प्लस 3.75, ठीक है, लगभग 11 कह लूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 88 के आसपास आ गई, है ना, 88 के आसपास आ गई। तो ये 10% डिक्रीज मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि भैया ये डिक्रीज थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखो ये डिक्रीज क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, और ये मैग्नीट्यूड में थोड़ा कम है। तो इसको कम करना है, मतलब ये वैल्यू आपकी कम, आपको मतलब जो है इंक्रीज करनी है। तो कम इंक्रीज करेंगे तो आप देख रहे हो ना कि ये डिफरेंस तो और वाइड होगा, ये इतना कम नहीं होगा, डिफरेंस और वाइड होने वाला है। इसको मैं सीधे नंबर्स के टर्म में करा दे रहा हूँ। अगर आपको इस तरह से समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको इसको नंबर्स के टर्म में भी करा सकता हूँ। कैसे, तरह ध्यान से देखना, मैं आपको कहूँगा इसको ना 22 ले लो, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स आप ऐसे लो कि भाई ये जो वैल्यू मुझे यहाँ लिख के दी गई है 26/2/3%, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 8/30 आ जाएगा, यानी 4/15 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। कैसे मैंने क्विकली क्या देखो, 36 3 से 78 टू 80, 80/3% को अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 80/300, वो 8/30 हुआ, 4/15 आ गया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ये इतना डिक्रीज हो रहा है। तो मैं जरा इस नंबर को ना 15 मान रहा हूँ, इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स 15 मान रहा हूँ। तो जो टोटल वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालने जाओगे तो आप जरा देखो कितना आ रहा है, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 330 टोटल सैलरी। फिर आप करोगे ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई, 25 हो गई 22 से, तो इसको 25 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस नंबर को जरा देखना, -4/15 कम करना है, तो 4 कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। 11 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 275। देखो डिक्रीज कितना है 55 का, 55 का जो डिक्रीज है 330 पे, ये आपका होता है -1/6, तो 1/6 आपका हो जाएगा 16 2/3% डिक्रीज। जो नेट सैलरी में डिक्रीज होगा वो इतना आने वाला है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में था नहीं, माइट भी इंक्रीज आपका डिक्रीज होना चाहिए था, तो फिर ये सही हो जाता। बट अदरवाइज अगर यही तीनों ऑप्शन है तो हमारी मजबूरी है कि हम सी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी मैं ये सारी एनालिसिस परसेंटेज के टर्म में भी कर पाता हूँ तेजी से, तो अगर आपको उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है तो कोई बुराई नहीं है, इस मेथड में भी आप इससे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये आइडेंटिफाई करना जरूरी था कि भाई डिक्रीज तो होगा,
डिक्रीज अगर होगा तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन अगर एक ही डिक्रीज दिया हुआ है तो आप मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं ना, समय बर्बाद नहीं होता आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली इज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेज विद वेट गिवन इन दिस रेशियो। तो पीसेस को सोल्ड करें तो मर्चेंट को 70,000 लेस मिलता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। 25, 29, 30, डिक्रीज ऑफ 70, दैट इज 70। तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू k स्क्वायर इज गोइंग टू बी सिंपली 1000। सो इनिशियल जो वैल्यू थी आपकी वो 100,000, 1 लाख। क्या कर रहा हूँ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जो कॉस्ट है वो वेरीज डायरेक्टली इज स्क्वायर ऑफ वेट। सो ये स्क्वायर हो गया और ये हो गया इसका वेट, ठीक है। तो आप जरा देख देते हैं ध्यान कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। तो ओरिजिनल जो कॉस्ट होगी आप जरा ध्यान से देखना, वो इक्वल टू होगी, अगर वेट को मैं यहाँ पर 4, 3, 2, 1 दिया है, इसको मैं मल्टीप्लायर भी यूज़ करूँ k, तो 4k, 3k, 2k, 1k, सम करिए 10k हो गया। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 100k स्क्वायर के बराबर आ जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट। पर आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो फाइनल कॉस्ट अब मिलने वाली है आपको वो क्या मिलने वाली है सर। देखो ये आपने ब्रेक किया तो 1k, इसका स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर, कॉमन ले लेता हूँ 1 + 2 स्क्वायर, वेट का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका 30k स्क्वायर। अब जरा देख कंपैरिजन करना, आपको 70k स्क्वायर कम मिल रहा है, जो कि वैल्यू आपको 70,000 के दी हुई है। k स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हो गई 1000। इस k और k से कंफ्यूज मत होना सर, ये k कांस्टेंट वाला है और ये k 1000 वाला है, ठीक है। तो यहाँ k स्क्वायर आपका 1000 हो गया, तो ओरिजिनल वेट आप देखो कितना हुआ 100,000, जो कि होता है आपका 1 लाख। खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस हैं, सिंगल क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी लर्निंग दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑल्दो मैं रेशियो प्रोपोर्शन की कोई एज ए थियरी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, सिवाय मल्टीप्लायर के आपको कुछ जाना जरूरी नहीं है। बाकी आप प्रॉपर्टीज जितनी भी पढ़ते हो ना पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट वो प्रॉपर्टीज भी ओवर हाइप्ड है, उनकी नीड इतनी है नहीं आपको। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप नंबर के टर्म्स में देखोगे तो सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएंगी, सब एक ही तरह हैं और अननेसेसरी आप उनको रट के बैठे हुए हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी मैं एक एक सवाल आपको करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इन सिंगल क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। रटना नहीं है, सीखना है। अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी कि ऐसा क्यों किया गया, तो ये क्यों का जब आंसर आपको मिलेगा ना, आप बहुत मजबूत हो जाओगे। फिर आप उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए क्वेश्चन में। नए क्वेश्चन में भी लॉजिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन दिखा आपको, तुरंत ऐसा नहीं है कि बस जल्दी जल्दी सोल्यूशन निकालने में पड़ गए, अभी नहीं, वो तो एग्जाम में करना है ना, वो मॉक टेस्ट में करना, अभी मत करो। प्रैक्टिस के फेज में गो स्लो। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि एक ही क्वेश्चन में हर डायमेंशन में सोचने की कोशिश करो कि आप नेचुरली कैसा सीखते हो, सोचते हो। फिर आप सोचो कि क्या बेहतर हो सकता है जो आपने यहां से सीखा, क्या उन थॉट प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। जब ये चीज आप बार बार करोगे तो जो आपका अभी थॉट प्रोसेस है वो रिप्लेस होगा इस बेहतर थॉट प्रोसेस से, धीरे धीरे करके। तब आप इसको एग्जाम में यूज कर पाओगे बहुत इफेक्टिवली। तो आराम से पढ़ाई करिए, सीखने पे जोर देना है, कुछ भी नहीं रटना है। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। एप्ट्रिक्स और क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में एप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/aptrix e-classes करके है। तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आप क्यूमैथ्स के ग्रुप में भी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ों को अच्छे से करते रहिए और आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा जब ये कोर्स एंड हो रहा होगा। टॉपिक बाई टॉपिक भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट मैं फिर से आप लोगों से कर रहा हूँ कि इन वीडियोज़ को शेयर करने में कोई कमी मत रखिए। यही हमारा मोटिवेशन है कि ये जो क्रैश कोर्स है ये सब तक पहुँचना चाहिए, हर एक एस्पिरेंट के पास पहुँचना चाहिए, ताकि वो कम से कम ये समझ पाए कि उसको तैयारी अपनी बेहतर कैसे बनानी है। और ये जिम्मेदारी किसकी है, ये आपकी है। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप कम से कम शेयरिंग वाला काम ठीक से करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। धन्यवाद आप सभी को। हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय। थैंक यू।